गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाल ही में यूएनएफसीसी का कॉप 29 जो बाकू में, अज़रबैजान की राजधानी बाकू में जो कॉन्फ्रेंस हुआ, उसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो मीटिंग थी वो संपन्न हुई है ना। यूएनएफसीसी यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 29 नंबर की ये अज़रबैजान की राजधानी बाकू में संपन्न हुई। और इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में कुछ डिसीजन लिए गए है ना। कुछ डिक्लेरेशन हुआ जिसे बाकू डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। हम यहाँ पर उस डिक्लेरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी बाकू में इस साल कॉप 29 समिट के दौरान क्या कुछ डिसीजन लिया गया, क्या डिक्लेरेशन लिया गया, उसको यहाँ पर समझेंगे। आपको बता दें कि यूएनएफसीसी यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज के द्वारा हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसके तहत इस साल अज़रबैजान की राजधानी बाकू में 29th कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज किया गया। और उसके तहत कुछ नए डिसीजन लिए गए, नए डिक्लेरेशन किए गए, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो डिक्लेरेशन है या सबसे इम्पोर्टेंट जो डिसीजन था वो था न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फंड्स, ये बाकू डिक्लेरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स है। और इसके तहत जो हमारा गोल है, क्वांटिफाइड गोल, जो कि पेरिस एग्रीमेंट में नेशनल डिटरमाइंड गोल्स के रूप में ये डिसाइड किया गया था। पेरिस एग्रीमेंट में जो आर्टिकल्स 19 था, आर्टिकल 19 के तहत ये डिसीजन लिया गया था कि हर साल 100 यूएसडी डॉलर यानी यूएस डॉलर जो है हर साल क्लाइमेट फाइनेंसिंग की जाएगी, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्लाइमेट मिटिगेशन में हेल्प करेगा। तो हर साल 100 यूएस डॉलर का जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात की गई थी वो पेरिस एग्रीमेंट में थी। और उसका जो डेडलॉक जो ईयर था 2025 था। तो 2025 तो आने वाला है ना। और अभी तक हमने 100 यूएस डॉलर का जो लक्ष्य है हर साल का क्लाइमेट फाइनेंसिंग का डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, वो हमने अचीव नहीं किया है। तो अभी ये ज़रूरी है कि हम एक नए टारगेट्स को सेट करें। और इस बार कॉप 29 में बाकू में न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स ऑन क्लाइमेट फाइनेंस के तहत 100 यूएस डॉलर से उसको बढ़ाकर उसको 3 गुना करके 300 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़ाकर उसे 300 बिलियन डॉलर पर ईयर का टारगेट किया गया है। और वो 2035 तक हमें ये अचीव करना है। यानी 2035 तक एक टारगेट हमें अचीव करना है कि हर साल डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए 300 बिलियन डॉलर जो है वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग हो। तो ये जो प्रीवियस जो गोल था 100 बिलियन पर ईयर, उसका 3 गुना है ना। दूसरी बात, यहाँ पे एक जनरल कॉल किया गया है, यानी जनरल एक एग्रीमेंट की गई है कि जितने भी एक्टर्स हैं है ना, चाहे वो प्राइवेट या पब्लिक एक्टर्स हैं, वो अपने क्लाइमेट फाइनेंसिंग को स्केल करें, बढ़ाएं और उसको बढ़ाकर 1.3 ट्रिलियन डॉलर पर ईयर करें है ना 2035 तक। जितने भी पब्लिक और प्राइवेट सोर्सेस हैं उसके थ्रू क्लाइमेट फाइनेंसिंग को, एक जनरल कॉल है। लेकिन अगर हम एग्रीमेंट की बात करें है ना, क्वांटिफाइड गोल की बात करें, तो गोल है 300 बिलियन यूएस डॉलर पर ईयर, ये गोल है। और जनरल एक कॉल है कि सभी को ये कॉल किया गया है कि कोशिश करें कि अपने क्लाइमेट फाइनेंसिंग को बढ़ाकर 1.3 ट्रिलियन डॉलर पर ईयर 2035 तक उसे अचीव करें। इसके बाद कॉप 29 में एक और लैंडमार्क एग्रीमेंट हुआ है। ये कार्बन मार्केट्स से रिलेटेड है ना, इंक्लूडिंग कंट्री टू कंट्री ट्रेडिंग है ना, इंक्लूडिंग कंट्री टू कंट्री ट्रेडिंग, जो कि आर्टिकल 6.2 पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6.2 में था, कंट्री टू कंट्री ट्रेडिंग। और एंड अ सेंट्रलाइज कार्बन मार्केट, जो यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 6.4 में था है ना। 6.4 आर्टिकल्स में था, पेरिस एग्रीमेंट के 6.4
आर्टिकल्स में ये था सेंट्रलाइज कार्बन मार्केट के बारे में, और कंट्री टू कंट्री यानी बायलैटरल जो ट्रेडिंग थी कार्बन की वो आर्टिकल 6.2 में था। तो इन दोनों से रिलेटेड एक फाइनल एग्रीमेंट हुआ है ना। पेरिस में ये फाइनल एग्रीमेंट नहीं हो पाया था और COP29 में इस एग्रीमेंट को फाइनलाइज कर दिया गया है, यानी कार्बन मार्केट से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है उस पर फाइनल एग्रीमेंट हो चुका है COP29 में, बाकू जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें, है ना। तो इसमें दो तरह के मार्केट्स की बात की गई है, कंट्री टू कंट्री ट्रेडिंग, है ना, और दूसरा सेंट्रलाइज कार्बन मार्केट। इसमें आपको बता दें कि ओवर 30 कंट्री इंक्लूडिंग द US, जर्मनी, UK एंड UAE, इन्होंने COP29 डिक्लेरेशन को यानी बाकू डिक्लेरेशन को इंडोर्स किया है ना, ऑन रिड्यूसिंग मीथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। यानी ऑर्गेनिक वेस्ट जो है, ऑर्गेनिक वेस्ट से जो मीथेन निकलते हैं उस मीथेन को रिड्यूस करने के लिए जो एग्रीमेंट हुआ है COP29 डिक्लेरेशन में, उसको इंडोर्स किया गया है 30 कंट्री के द्वारा इंक्लूडिंग US, जर्मनी, UK एंड UAE। इंडिया ने इस एग्रीमेंट को साइन नहीं किया है, इस डिक्लेरेशन को साइन नहीं किया है। ये मीथेन वाला जो डिक्लेरेशन है उसको इंडिया ने साइन नहीं किया है। इस डिक्लेरेशन में टारगेट क्या है कि जो वेस्ट सेक्टर है जहाँ से मीथेन का एमिशन होता है, जो कि टोटल ग्लोबल मीथेन एमिशन का 20% कंट्रीब्यूट करता है, उसको रिड्यूस किया जाए। ये 5 प्रायोरिटी एरिया पे फोकस करता है। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी हर नेशन का क्या कंट्रीब्यूशन होगा इसमें मीथेन के रिडक्शन में, रेगुलेशन, डेटा, फाइनेंस एंड पार्टनरशिप्स। दिस बिल्ड ऑन द ग्लोबल मीथेन प्लेस, है ना, यहाँ पे ग्लोबल मीथेन प्लेस लिया गया है, वायदा किया गया है, इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, टू रिड्यूस ग्लोबल मीथेन एमिशन बाय 30% बाय 2030, यानी 2030 तक ग्लोबल मीथेन का जो एमिशन है उसको 30% तक कम करना है ना। और इसका जो मेन सोर्स है एग्रीकल्चर वेस्ट और फॉसिल फ्यूल्स, उसको एड्रेस करना है ना, वहाँ से मीथेन को कम करना है। इसके अलावा COP29 में जो डिक्लेरेशन है उसमें एक और इम्पॉर्टेंट बातें हैं। COP29 reinforced the importance of indigenous peoples and local communities in addressing climate change। यानी COP29 के डिक्लेरेशन ने इस बात पे जोर दिया है कि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए इंडिजिनस पीपल यानी जो लोकल पीपल कम्युनिटीज़ हैं और जो देसी लोग हैं, जो इंडिजिनस ट्राइब्स हैं, उनका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना, उनका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए COP29 ने बाकू वर्क प्लान एडॉप्ट किया है और साथ ही साथ फैसिलिटेटिव वर्किंग ग्रुप जो है उसको रिन्यूड किया है ना, अंडर लोकल कम्युनिटीज़ एंड इंडिजिनस पीपल प्लेटफॉर्म के तहत। जो वाकू वर्क प्लान है वो प्रायोरिटाइज करेगा ब्रिजिंग इंडिजिनस नॉलेज विथ मॉडर्न साइंस, यानी मॉडर्न साइंस के साथ इंडिजिनस नॉलेज को भी ब्रिज करना, उसको मिलाना, जोड़ना, ताकि हम क्लाइमेट चेंज की समस्याओं को इन इंडिजिनस नॉलेज के साथ उसको सॉल्व कर सकें, उसको एड्रेस कर सकें। इन्हेंसिंग इंडिजिनस पार्टिसिपेशन इन क्लाइमेट डायलॉग्स एंड एम्बेडिंग इंडिजिनस वैल्यूज़ इनटू क्लाइमेट पॉलिसीज़, यानी क्लाइमेट पॉलिसीज़ में जो इंडिजिनस वैल्यूज़ हैं, है ना, जो देसी जो नॉलेज है उसको यहाँ पे एम्बेड किया जा सके, उसको वहाँ पे जोड़ा जा सके। इसके बाद COP29 डिक्लेरेशन में एक और एग्रीमेंट हुआ है। अ डिसीजन वाज मेड टू एक्सटेंड द लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर। लीमा वर्क प्रोग्राम जो कि 2014 में लीमा में ये जो कॉप का मीटिंग हुआ था उसमें ये लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया था, उसको एक्सटेंड करने की बात हो रही है फॉर अनदर 10 ईयर्स। इसके तहत लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर के तहत ये जेंडर बैलेंस और को इन्हेंस करता है, एडवांस करता है, साथ ही साथ जेंडर रिस्पॉन्सिव क्लाइमेट पॉलिसी को एंश्योर करता है, यानी वैसा क्लाइमेट पॉलिसी जिसमें जेंडर रिस्पॉन्सिवनेस हो, जो जेंडर इक्वालिटी की बात करता हो, है ना। इसके बाद COP29 प्रेसिडेंसी ने
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप करके इन्होंने एक बाकू हारमोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स लॉन्च किया है। बाकू हारमोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स, ये COP29 प्रेसिडेंसी ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप करके ये लॉन्च किया है। ये एक प्लेटफॉर्म है दैट ब्रिंग्स टुगेदर डिस्पर्स्ड लैंडस्केप ऑफ एग्जिस्टिंग क्लाइमेट इनिशिएटिव इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। जो डिस्पर्स्ड लैंडस्केप हैं, जो उसको फूड एंड एग्रीकल्चर में उसको एक साथ लाना इन ऑर्डर टू मेक सपोर्ट फॉर फार्मर्स इजियर टू फाइंड एंड टू फैसिलिटेट एक्सेस टू फाइनेंस। इंडिया की अगर बात करें COP29 में इंडिया का क्या स्टेक है, क्या स्टैंड है, तो इंडिया का स्टैंड की अगर बात करें तो इंडिया ने NCQG यानी न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस को रिजेक्ट किया है इंडिया ने, है ना। इंडिया ने इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है और इसे क्रिटिसाइज किया है ना। किस ग्राउंड पर क्रिटिसाइज किया है इंडिया ने? इंडिया ने कहा कि ये जो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस है वो इनएडिक्वेट है, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट टू एड्रेस द फाइनेंशियल नीड ऑफ डेवलपिंग कंट्री, ये कहना है इंडिया का। यानी इंडिया के अनुसार जो 300 बिलियन $US का जो प्लेज किया गया है 2000 हर साल जो इसे कंट्रीब्यूट करना है डेवलपिंग कंट्री के लिए 2035 तक, तो ये दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर एड्रेसिंग द क्लाइमेट चैलेंजेस फेस्ड बाय डेवलपिंग नेशन। यानी विकासशील देशों के द्वारा जो चैलेंज फेस किया जा रहा है क्लाइमेट का, उसको एड्रेस करने के लिए ये जो फंड है वो सफिशिएंट नहीं है, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। इंडिया ने ग्लोबल साउथ कंट्री के साथ मिलकर, यानी इंडिया ने ग्लोबल साउथ कंट्री का आवाज़ बुलंद करते हुए यह कहा है कि कम से कम $1.3 ट्रिलियन जो है एनुअली फाइनेंस करना चाहिए, है ना, ताकि जो डेवलपिंग नेशन है वो क्लाइमेट मिटिगेशन और एडाप्टेशन को इंश्योर कर सके, यानी क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सके, उसके इफेक्ट को मिटिगेट कर सके। इसके साथ साथ इंडिया ने कहा है कि इस $1.3 ट्रिलियन जो एनुअली जो क्लाइमेट फाइनेंस होगा उसमें से $600 बिलियन जो होना चाहिए वो ग्रांट्स के रूप में होना चाहिए। इंडिया एम्फेसाइज दैट डेवलप्ड कंट्रीज शुड लीड इन मोबिलाइजिंग क्लाइमेट फाइनेंस। देखिए यहाँ पर एक कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन की बात हुई है ना, बाकू डिक्लेरेशन में, लेकिन इंडिया ने यह जोर दिया है कि पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 9 में डेवलप कंट्रीज़ के कंट्रीब्यूशन की बात हो रही थी, यानी सिर्फ डेवलप कंट्रीज़ ही कंट्रीब्यूट करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलप कंट्रीज़ ही फाइनेंस कराएंगे, फाइनेंस देंगे, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सके, उसको एडप्ट कर सके। तो इंडिया ने कहा है कि इस बार जो बाकू डिक्लेरेशन हुआ है उसमें कलेक्टिव फाइनेंस की बात हो रही है, लेकिन पेरिस में जो आर्टिकल 9 था उसके तहत डेवलप कंट्रीज के द्वारा क्लाइमेट फाइनेंस की बात हो रही थी, और उसमें पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया था कि डेवलप कंट्रीज शुड लीड इन मोबिलाइजिंग क्लाइमेट फाइनेंस, जो कि बाकू डिक्लेरेशन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, और इसलिए इंडिया पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 9 को एम्फेसाइज करता है ना, जो कि सिर्फ डेवलप्ड नेशन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है। इंडिया ने लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को बैक किया है, उनको सपोर्ट किया है। ये जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट थे वो इस नेगोशिएशन से वॉकआउट कर गए थे, यानी इसको वॉकआउट कर देना मतलब कि उस समिट से वो चले गए थे उठकर। उन्होंने यह कहा कि देयर डिमांड फॉर अ फेयर एंड एडिक्वेट फाइनेंशियल टारगेट वेर बीइंग इग्नोर्ड, यानी लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स का कहना था कि उनका जो डिमांड है फॉर फेयर एंड एडिक्वेट फाइनेंशियल टारगेट का, उसे इग्नोर किया गया है COP29 में, और इसी कारण उन्होंने वॉकआउट कर दिया। और इंडिया ने लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के इस स्टैंड को बैक किया है, यानी सपोर्ट किया है। So this is all about COP29 that was recently concluded in Baku, the capital of Azerbaijan. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि
अधिक से अधिक स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।